गुड आफ्टरनून ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं जीएसटी में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 13। हाँ 13 पेमेंट ऑफ टैक्स। यहाँ चैप्टर 9 लिखा हुआ है कि प्रीवियस एडिशन में 9 था। पेमेंट ऑफ टैक्स में आपको 3 लेजर के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, या लेजर भी लिखा हुआ रहता है बहुत सारी जगह। सेक्शन 49 मेन सेक्शन माई बाप, उसको सपोर्ट करने के लिए 3 रूल 85, 86, 87। 49 हमने टोटल 12 सबसेक्शंस पढ़े। मैं जल्दी यहाँ बोल देता हूँ और बाद में समरी भी है इसकी। सबसे पहला है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के लिए कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आप पैसे कैसे जमा करा सकते हो, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन में नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अभी एप्लीकेबल नहीं है। ऑफलाइन में ओवर द काउंटर सिर्फ 10,000 रुपये तक, NEFT, RTGS आज इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अपन, और एनी अदर मोड ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है ओके। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में वो क्या हो जाएगा, हमने असेट और लायबिलिटी के फॉर्म से पढ़ा कि हम पैसे जमा करा रहे हैं, हमारे लिए असेट है, उनके लिए क्या है लायबिलिटी। तो हमारा असेट बढ़ेगा, उनकी लायबिलिटी बढ़ेगी, तो वो क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे। फिर 2 था इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के लिए, यहाँ हम पैसे जमा कराते हैं, यहाँ ITC आता है, सेल्फ असेस ITC थ्रू GSTR 3B, ठीक है, रूल 86 से इसका। फिर 3 वो क्रेडिट था, ये डेबिट है। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जो भी अमाउंट आपके पास अवेलेबल है वो यूज़ कर सकते हैं आप पेमेंट के लिए, दोनों के दोनों, टैक्स ड्यूज भी और अदर ड्यूज भी। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में सिर्फ किसके लिए, टैक्स ड्यूज के लिए ही आप यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ करना है, पहले IGST झोला लेके चलेगा, फिर CGST उल्टा चलेगा और SGST भी उल्टा चलेगा। फिर 6 है कि जो आपके पास बैलेंस बचा हुआ है वो रिफंड आप क्लेम कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में तो बिंदास कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में 2 ही रीज़न से कर सकते हो, एक तो नील रेटेड सप्लाई हो, मतलब एक्सपोर्ट हो आपका, और इनवर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर हो, इनपुट का रेट ज़्यादा है, आउटपुट का रेट कम है। फिर 7 था आपका इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर के लिए, उधर आपकी दोनों तरीके की लायबिलिटी मेंटेन करी जाएगी, टैक्स ड्यूज भी और अदर ड्यूज भी। 8 है आपका कि लायबिलिटी कैसे डिस्चार्ज करी जाएगी, उसका मैनर, पहले पिछले साल पिछले पीरियड्स के रिटर्न, करंट पीरियड का रिटर्न, और फिर कोई डिमांड पेनल्टी है तो वो। 9 इंसिडेंट ऑफ टैक्स का पास ऑन होगा जब गवर्नमेंट के खाते में पैसा जमा हो जाएगा तब। 10 कि अब आप क्या कर सकते हो कि आपके किसी एक कॉलम में किसी माइनर हेड में पैसा है तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर की किसी और हेड में आप इंटर ट्रांसफर कर सकते हो। इस ट्रांसफर को भी क्या माना जाएगा, आपका डिपॉजिट ही माना जाएगा। और 12 था हमारा 86B वाला रूल कि सरकार चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कोई एक प्रोपोर्शनेट डिसाइड कर सकती है कि मैक्सिमम प्रोपोर्शन आप इतना यूटिलाइज कर सकते हो पेमेंट के लिए, जो उन्होंने कर भी रखा है कि अगर आपका टर्नओवर 50 लाख रुपीस से क्रॉस कर जाता है विद इन अ मंथ तो आप 99% से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से पे नहीं कर सकते, 1% आपको कैश लेजर से पे करना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन में टैक्स ड्यूज, IGST, CGST, SGST, और एक और आएगा सेस। अदर ड्यूज में इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, ये सेस यहाँ से हट के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। फिर समरी, सर हमने सारे सेक्शंस की समरी बनाई। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के लिए अब पहले 1, फिर क्रेडिट लेजर के लिए 2, फिर 3 और फिर 4, मतलब 1, 2, 3, 4 ये ऑड और ये इवन। फिर 5 मैनर ऑफ ITC और 6 दोनों के लिए कॉमन बैलेंस रिफंड। 7 और 8 इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर के लिए, ये डेबिट और ये क्रेडिट, ठीक है। 9 इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स का, 10 ट्रांसफ़र का, ट्रांसफ़र को माना जाएगा डिपॉजिट, और 12 99% वाले रूल का, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है, सिंपल क्वेश्चन में सेक्शन याद रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि 1 मार्क्स उसका सलन होता है। आप पूरा बिल्कुल सही लिख के आओगे, नहीं ये नहीं लिख के आओगे तो 1 मार्क्स खो दोगे आपका। फिर इसके बाद हमने डिटेल में पढ़ा लेजर बना के। सबसे पहला मेरा लेजर है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, फिर है इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, फिर है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। 1 बाय 1 बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पहले क्रेडिट होंगे टैक्स ड्यूज,
वो आपको कहाँ से मिलेंगे, 3B से सेल्फ असेसमेंट होके आएंगे, 2 में शो होंगे, 2B में शो होगा और 3B में आप क्लेम करोगे, ये आ गया। ठीक है, अब अगर इसका पेमेंट करना है तो इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर का आप पेमेंट इससे कर सकते हो, तो यही अमाउंट क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। 3B के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर 2 लिख के रहा है, एंट्री अपन ने समझ ली थी, याद आ रहा है कि नहीं आप? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। अब सर यहाँ पे लायबिलिटी क्रिएट होगी, एक तो टैक्स ड्यूज की क्रिएट होगी और एक अदर ड्यूज की क्रिएट होगी, GSTR 1। अभी अपन डिटेल में भी पढ़ेंगे कि सिर्फ और सिर्फ GSTR 1 से ही लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती, और भी अलग अलग रीजंस होते हैं लायबिलिटी क्रिएट करने के। ये लायबिलिटी क्रिएट हुई, अब इनका पेमेंट करना है, तो सर टैक्स ड्यूज का पेमेंट तो पहले क्रेडिट लेजर से होगा, फिर बाद में कैश लेजर से होगा, लेकिन अदर ड्यूज का तो सिर्फ और सिर्फ किससे होगा, कैश लेजर से होगा। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा जमा कराएंगे, अदर ड्यूज और टैक्स ड्यूज कहाँ से, चालान से, और पेमेंट कर देंगे टू लायबिलिटी रजिस्टर में। समझ में आ गया था ये सारी चीज़ें? ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर रूल 85, दोनों साइमल्टेनियस बनते जाएंगे। ये रूल डिस्क्राइब कर रखे हैं बहुत शॉर्ट में, और उनका पिक्चराइजेशन दिखा रखा है कि जब लेजर बनेगा तो कैसा रहेगा। तो पहला बोलता है कि ये जो लेजर आपका बनेगा, ये किस में बनेगा, ये बनेगा इनफॉर्म GST PMT 01। अब ये PMT 01, PMT 02, PMT 03, इसका भी एक चार्ट हमने नीचे बना रखा है, ये याद रखना पड़ेगा अपने को। सरकार सारे अलग अलग हेड्स के अलग अलग फॉर्म बना रही है। रजिस्ट्रेशन के लिए GST REG 01, REG 02, ITC के लिए ITC 01, ITC 02, ITC 02A, ITC 03, ये सब था। यहाँ पे पढ़ने लायक, याद रखने लायक बहुत कम चीज़ है, तो तीन पार्ट में याद रखेंगे। एक तो सेक्शन याद रखेंगे 49, उसका सबसेक्शन 1, 2, 3 से लेके 12 तक। फिर याद रखेंगे रूल 85, 86, 87, फिर 86A भी है, 86B भी है जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। फिर याद रखेंगे अपन इनके PMT 01 से लेके PMT 07 तक के। तो पहला है PMT 01, क्या बनता है इसमें, सर इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर मेंटेन होता है। मींस हम यूँ कहें कि हमारी लेजर की बुक में जो अकाउंट बनाए जाते हैं, वो अकाउंट कैसे बनाते हैं हम, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, और एक JF का भी कॉलम होता है ना। तो ये फॉर्मेट का नाम उन्होंने क्या लिखा, PMT 01, सिर्फ इतनी सी बात है। नेक्स्ट, इट कैन बी डेबिटेड बाय। अब वापस से पहले माइंड में डेबिट और क्रेडिट का मतलब समझ लो। आपके लिए लायबिलिटी है तो बोलते लायबिलिटी है, लेकिन उनके लिए तो क्या है, एसेट। तो आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है, उनका एसेट बढ़ रहा है। एसेट बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, डेबिट। तो यार आपकी लायबिलिटी कैसे कैसे बढ़ती है, तो पहला रीजन टैक्स ड्यूज एंड अदर ड्यूज एज पर रिटर्न फर्निश्ड GSTR 1, आप खुद 1 फाइल करते हो तो आपकी लायबिलिटी बढ़ गई। दूसरा, टैक्स ड्यूज एंड अदर ड्यूज डिटरमाइंड बाय PO, प्रॉपर ऑफिसर, ठीक है, वो असेस करता है और आपकी लायबिलिटी बढ़ा देता है, तो इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर इंक्रीज हो जाता है। फिर टैक्स एंड इंटरेस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ मिसमैच। एज अ रिजल्ट ऑफ मिसमैच मतलब ईयर के एंड में ये लोग मैच करते हैं कि 2B में कितना आया और तुमने 3B में कितना क्लेम किया। GSTR 1 में तुमने अपनी आउटपुट सप्लाई कितनी बताई और GSTR 3B में आपने कितनी बताई। अगर इसके थ्रू कोई मिसमैच है और उससे आपकी लायबिलिटी बढ़नी है तो वो भी बढ़ा देते हैं ये लोग, ठीक है, अपने आप ही बढ़ जाएगी ईयर एंड में जब वो लोग आपका एनुअल असेसमेंट करेंगे तब, ठीक है। मींस कह सकते हैं कि ये भी कहीं ना कहीं क्या होगा, सिस्टम जनरेटेड बाय PO होगा। अच्छा, यहाँ PO नहीं लिखते क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट सिस्टम जनरेटेड हो जाएगा, वहां वो सारे कागज कंकोत्री पेपर चेक करने के बाद बढ़ाता है, ठीक है। लास्ट, इंटरेस्ट अक्रू टाइम टू टाइम। अब इंटरेस्ट अक्रू टाइम टू टाइम क्या होता है कि यार आपने ही कहा कि आपकी लायबिलिटी है, PO ने लायबिलिटी रेज कर दी, अब वो लायबिलिटी आप जब तक पे नहीं करोगे तो उसके ऊपर ब्याज चढ़ता जाएगा ना। तो और किस चीज से ये लेजर डेबिट होता है, सर वो जो इंटरेस्ट टाइम टू टाइम उसके ऊपर चढ़ता जा रहा है उसकी वजह से। क्लियर है ये बात? 4 चीज कि पहला आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, सेकंड PO, थर्ड क्या है मिसमैच, और फिर सर टाइमली बेसिस पे इंटरेस्ट। 4 चीज से बढ़ गया। पेमेंट ऑफ लायबिलिटी शैल बी मेड बाय डेबिटिंग। अब वापस से वर्ड समझो, सर यहाँ पे भी डेबिटिंग और यहाँ पे भी डेबिटिंग। यहाँ बात कर रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर क्या होगा, डेबिट होगा।
फिर कह रहा है कि इस लाइबिलिटी का पेमेंट कैसे करेंगे, बाय डेबिटिंग। अब अकाउंटिंग सीख लेना, हमारे लिए मीन्स एज पर गवर्नमेंट क्या है, ये असेट तो बढ़ाना था, तब लेजर क्या कर दिया इन्होंने, डेबिट। अब आप पेमेंट कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो ये लेजर क्रेडिट कब होगा, जब अगले दो लेजर क्या हो जाएंगे, डेबिट। ये इंटरकनेक्शन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ, तो बाय डेबिटिंग इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड प्रोस्पेक्टिवली इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर शैल बी क्रेडिटेड। तो यार यहाँ पे तो सिर्फ पॉइंट PMT01 फॉर्म का नाम बोला, यहाँ पे उन्होंने बनाया डेबिट कब कब होगा, यहाँ पे बताया क्रेडिट कब कब होगा, और ये एंट्री भी पास कर दी, कल भी पास करी थी अपन, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट डेबिट टू इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, बता दिया इन द बुक्स ऑफ गवर्नमेंट। देन आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग लायबिलिटी शैल बी डेबिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ओनली, पेड बाय डेबिटिंग। सर ऊपर एक जनरल बात कह दी कि लायबिलिटी का पेमेंट कैसे होगा, क्रेडिट से भी होगा, कैश से भी होगा, और हमें पता है ना कि क्रेडिट से तो सिर्फ क्या होता है, टैक्स ड्यूज, और यहाँ से टैक्स प्लस अदर दोनों होता है, ठीक है। अब टैक्स ड्यूज में भी अगर आपकी TDS की लायबिलिटी है, TCS की लायबिलिटी है, RCM की लायबिलिटी है, तो वो भी किससे होगा, सिर्फ कैश से ही होगा, इनपुट से उसका सेटलमेंट आप नहीं कर सकते। सर TDS TCS का मैटर कहाँ से आया, यार आपके ऊपर TDS एप्लीकेबल है कि आप जिसको पेमेंट कर रहे हो उसका GST का TDS डिडक्ट करो और सरकार को जमा कराओ, तो वो आपने उसके पेमेंट में से डिडक्ट किया है तो वो तो कैश में ही जमा कराना पड़ेगा ना, शाणे बन रहे हो क्या आप, उसके ऊपर पेमेंट में से डिडक्ट कर लिया और अपने इनपुट में से जमा कराने की कोशिश कर रहे हो, नहीं होगा। आपने टैक्स कलेक्ट किया है तो उससे आपने अलग से टैक्स कलेक्ट किया है ना, तो वो भी आपको कैश में ही जमा कराना पड़ेगा। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म तो हमेशा ही किससे कराना पड़ता है, कैश से। तो सर ये जो लायबिलिटी अभी रेज हुई थी इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में, वो पेमेंट सिर्फ किससे होगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से। कंपोजिशन हो तो उसका तो इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी क्रेडिट लेजर होता ही नहीं है, तो कैश से ही करेगा, और अदर ड्यूज भी हमें पता है कैश से ही होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, एनी डिमांड रेज्ड shall be reduced to the extent of relief given by appropriate authority, electronic liability register shall be credited। PO ने खुद ने डिमांड रेज कर दी थी, तो तब उसने अपना रजिस्टर क्या कर दिया था, डेबिट कर दिया था, उनके लिए एसेट है ना, तो उसने क्या कर दिया था, डेबिट कर दिया। अब यार उसने डिमांड रेज करी, उसने तो लायबिलिटी में डेबिट कर दिया, मतलब लायबिलिटी उसने हमारी बढ़ा दी। पागल हो रहा है क्या, इतनी सारी लायबिलिटी किस बात की, आपके सारे बेसिस गलत है, आप गलत लायबिलिटी असेस कर रहे हो, तो मैंने उसके खिलाफ क्या कर दी, अपील कर दी। अब आपको ये अपीलेट अथॉरिटी पता होगा शायद, अभी तक तो इतना ज्ञान तो ले चुके होंगे कि यार प्रॉपर ऑफिसर से कोई गलती हुई है और वो अपनी गलती मानने के लिए रेडी नहीं है, तो हमें कोई कोर्ट में नहीं आना, हमें पहले वही GST डिपार्टमेंट में अपील वाली अथॉरिटी में, हायर अथॉरिटी में अपील करनी, ठीक है। इसके अलग से सेक्शंस होते हैं, फाइनल में आएंगे। तो हमने अपीलेट अथॉरिटी को अपील कर दी, अपील करी तो सेटलमेंट हुआ, सेटलमेंट में उन्होंने हमें क्या दे दिया, रिलीफ दे दिया कि नहीं यार उन्होंने जो लायबिलिटी रेज करी है वो सही नहीं है, थोड़ी कम होनी चाहिए। उन्होंने 10 लाख रेज करी है, सिर्फ 6 लाख ही रहनी चाहिए, तो 4 लाख रुपए से मेरा लायबिलिटी रजिस्टर वापस से क्या हो जाएगा, क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट वर्ड एकदम से ना निकले तो प्रॉब्लम नहीं, सोच के निकले तो सही निकले, है ना। प्रॉपर ऑफिसर ने बढ़ा दी थी, उनके लिए एसेट क्या कर दिया था, डेबिट। अपील वालों ने रिलीफ दे दिया, तो क्या होना चाहिए, क्रेडिट, शैल बी क्रेडिटेड, ठीक है। एनी पेनल्टी रेज्ड shall be reduced if tax and interest has been paid as signified in show cause notice, electronic liability register shall be credited accordingly। अब ये क्या हुआ, तो शो कॉज नोटिस का है ना एक फंडा होता है। शो कॉज नोटिस में क्या होता है, नाम ही उसका क्या है, शो योर कॉज। ऑफिसर यूँ कहता है कि यार मुझे पता पड़ा है कि तूने 1 करोड़ का माल सेल करा और ये मेरे पास उसके बेसिस है कि किसी तेरे बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आए हैं, या फिर हमने तेरी गाड़ी का ईवे बिल देखा है 1 करोड़ का, या XYZ जो भी उसके पास रीज़न है। 1 करोड़ हमें पता पड़ा है तूने 1 करोड़ की सेल करी है, पर तेरा रिटर्न तो 80 लाख रुपए ही बता रहा है, तो 20 लाख रुपए की तेरी एक्स्ट्रा सेल जो तूने हमें बताई नहीं है, तो उसके ऊपर ये टैक्स
तूने जमा नहीं कराया तो ये इंटरेस्ट, और तूने झूठ बोला हमने पकड़ा तो उसके ऊपर ये पेनल्टी। नाउ शो योर कॉज कि आपके ऊपर ये टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी क्यों ना लगाई जाए। ठीक है, तो मेरे पास नोटिस आया, नोटिस आते ही अब आप अगर उसके इन्फॉर्मेशन गलत है तो आप रिप्लाई कर दो कि सर ये रीजंस है, आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है, सेल 80 लाख की है, बाकी का 20 लाख तो मैंने मेरे भाई से उधार लिया है, XYZ जो भी रीज़न, अगर सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। ठीक है ना। लेकिन मैं कहता हूँ अरे बाप रे, मैं यूँ कहता हूँ यार मेरी तो चोरी पकड़ी गई, मेरी चोरी पकड़ी गई, मतलब ये तो इनको पता पड़ गया कि मैंने 1 करोड़ का माल सेल किया और मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि माई बाप सॉरी गलती हो गई, अब मैं गलती को सुधारना चाहता हूँ, ये टैक्स और इंटरेस्ट पे करना चाहता हूँ। तो शो कॉज नोटिस में अगर जो पेनल्टी है उसको आप बिना डिफेंड करे, बिना फाइट करे, एक्सेप्ट करके पेमेंट कर देते हो किसका, टैक्स और इंटरेस्ट का, तो पेनल्टी माफ हो जाती है। ये पेनल्टी माफ करने का अधिकार होता है किसके पास, प्रॉपर ऑफिसर के पास। और इसके लिए आप लड़ भी सकते हो कि मैंने आपसे फाइट नहीं करी, पहले ही नोटिस में मैंने रिप्लाई कर दिया कि ओके है, मेरे को नोटिस मिला, मैंने टैक्स जमा करा दिया, और माई बाप को आप रिप्लाई यूँ कर दो कि आप सही कह रहे हो सर, मुझसे गलती हो गई, ये टैक्स और इंटरेस्ट में जमा करा रहा हूँ, प्लीज़ पेनल्टी माफ़ कर दो। अब वो पेनल्टी माफ़ कर देगा, तो उसने अब पेनल्टी माफ़ कर दी है। पहले उसने पेनल्टी चार्ज करी थी तो लायबिलिटी हमारी बढ़ गई थी, उनका असेट बढ़ गया था तो क्या करा था, डेबिट। अब हमने टैक्स इंटरेस्ट पे कर दिया ना, तो लायबिलिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी, तो फिर अब उसका असेट कम हो जाएगा, तो क्रेडिट शैल बी क्रेडिटेड अकॉर्डिंगली। समझ में आएगा नहीं? ठीक है, ओके। अब ये जो सारी बातें हमने अभी पढ़ी 1 से लेके 6 पॉइंट तक, पहला वाला फॉर्म बताया, सेकंड वाला कैसे कैसे बढ़ेगी डेबिट, थर्ड वाले में सर पेमेंट कहाँ से करेंगे, कैश लेजर और क्रेडिट लेजर, फोर्थ वाले में क्या पढ़ा कि कैश लेजर से कौन कौन सा पेमेंट करना, मतलब कौन कौन सा पेमेंट क्रेडिट से हो ही नहीं सकता। फिर फिफ्थ वाले में क्या बोला कि कोई भी डिमांड अगर रेज हुई है आप अपील करोगे, वो डिमांड अगर रिड्यूस करी जाती है तो आपकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज हुई है शो कॉज नोटिस के थ्रू, आपने टैक्स और इंटरेस्ट जमा करा दिया तो पेनल्टी रिड्यूस हो जाएगी, तो आपका लायबिलिटी रजिस्टर वापस से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बढ़ने का एक ही पॉइंट है सेकंड नंबर वाला, बाकी सारा कम कम होने वाला पॉइंट है। ठीक है, कि हमने डिस्चार्ज किया, इसका डिस्चार्ज हमने किससे करा, कैश लेजर से किया, सर ये अपील वालों ने कम कर दिया, सर हमने टैक्स जमा करा दिया तो पेनल्टी हमारी क्या हो गई, कम हो गई। अब इसका ये रहा पिक्चराइजेशन। इन द बुक्स ऑफ गवर्नमेंट हमारा इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है, जो उनके लिए क्या है, एक असेट, गवर्नमेंट के लिए क्या है, ये एक असेट। तो जब जब मेरी लायबिलिटी, ये रहा एरो, इंक्रीज होगी तो क्या होगा, डेबिट, और जब मैं उसको पे करूंगा डिक्रीज होगी तो क्या होगी, क्रेडिट। तो सर ये डेबिट किस किस से होती है, सर एज पर रिटर्न, एज पर पीओ असेसमेंट, मिसमैच के थ्रू और इंटरेस्ट ड्यू। याद रह जाएगा, मीन्स हमने जो भी लिखा वो सब यहाँ याद रह जाएगा। ठीक है, ओके। देन जीएसटी पीएमटी 01, मतलब फर्स्ट पॉइंट भी आ गया, सेकंड पॉइंट भी आ गया। फिर सर पेमेंट कैसे कैसे होगा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, पहले क्रेडिट लेजर और फिर कैश लेजर। तो पॉइंट नंबर 3 भी आ गया आपका। ठीक है, फिर क्या बोला, सर ये सारी चीजें तो कैश लेजर के थ्रू ही होगी, तो कैश लेजर के थ्रू 4 बिंदु आ गए आपके, एक और ऐड करेंगे अपन इसमें, कंपोजिशन, तो आपका पॉइंट नंबर 4 भी कवर हो गया। फिर पॉइंट नंबर 5 रिलीज बाय अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, एंड पॉइंट नंबर 6 पेमेंट एज पर शो कॉज नोटिस, तो पेनल्टी रिड्यूस हो गई। मतलब इसमें हमारे 6 के 6 पॉइंट समा गए। लास्ट 7th वाला एक्स्ट्रा पॉइंट जो वहां नहीं लिखा डायरेक्टली यहाँ, डिस्क्रिपेंसी नोटिस्ड। डिस्क्रिपेंसी नोटिस मतलब हमारे लेजर पे सिर्फ हमारा अधिकार थोड़ी है, लेजर वो लोग मेंटेन कर रहे हैं, वो लोग मेंटेन कर रहे हैं, लेजर वो लोग मेंटेन कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनके पास भी पावर है कि मेरे लेजर में क्या कर सकते हैं, वो चेंज कर सकते हैं, है कि नहीं। तो जो चेंज मैं कर रहा हूँ वो तो जो मैं कह रहा हूँ वो हो ही रहा होगा, जो चेंज वो कर रहा है, अब वो भी अगर वैलिड नहीं है और मुझे कोई डिस्क्रिपेंसी लगती है कि नहीं सर प्लस इतना ही होना चाहिए था, ज़्यादा हो गया, सर माइनस और ज़्यादा होना चाहिए था, इतना सही हुआ, तो मुझे अगर कोई डिस्क्रिपेंसी नज़र में आ रही है तो वो मुझे सरकार को इन्फॉर्म करनी है, जीएसटी पीएमटी 04। ठीक है, पीएमटी 01 में ये पूरा लेजर मेंटेन हो रहा है, पीएमटी 04 में इस लेजर में मुझे कोई भी कमी आ रही है तो मैं अब एप्लीकेशन लिखूंगा ना कि सर इट इज जस्ट लाइक कि आपका बैंक में खाता है,
उसके आपके पैसे पड़े हुए हैं, आप बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ के ही आए हो, तो आपको पता है कि बैंक वालों से भी गलती हो सकती है, किसी का पैसा हमारे खाते में आ गया या एक्स्ट्रा पैसा डिडक्ट हो गया, तो हम अप्लाई करते हैं कि नहीं करते, एप्लीकेशन लिखते हैं कि नहीं लिखते। तो वो एप्लीकेशन का नंबर कौन सा है, GST PMP 04। ठीक है, डन, बस इतना ही, सबको समझ में आया, सिंपल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। रूल 88, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। बैंकिंग करते होंगे आप लोग, बैंक स्टेटमेंट देखा है आप लोगों ने, हाँ, और अब इतने बड़े हो चुके हो कि बैंक कैसे चलती होगी थोड़ा बहुत समझ सकते हो। तो बैंक से आप कोई भी पेमेंट करते हो तो कई बार आप लोगों का पेमेंट अटक भी गया होगा, आपके खाते में से डिडक्ट हो गया होगा, उनके खाते में पहुंचा ही नहीं होगा, तो वो हवा में कैसे रह गया सर, हवा में कैसे रह गया वो, सोचो ना, ये तो इंटरनेट ही तो है, मेरे खाते में से निकल तो गया, उनके खाते तक तो पहुंचा ही नहीं, तो हवा में कैसे रह गया, और उसको ढूंढ के कहाँ से लाएंगे, उसकी चेकिंग कैसे करेंगे। तो हर ट्रांजेक्शन का एक रेफरेंस नंबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। उसी रेफरेंस नंबर से तो वो रिफ्लेक्ट होगा मेरे खाते में भी और इसके खाते में भी। अब मेरे खाते में वो रेफरेंस नंबर है, इसके खाते में वो एक रेफरेंस नंबर नहीं है, तो ये भी तो मैं प्रूव कर पाऊंगा कि नहीं होगा। ऐसा इंस्टीट्यूट के केस में तो बहुत होता है। अब इंस्टीट्यूट के केस में क्या होता है कि आज समझ लो कि आप 3,000 स्टूडेंट्स हो और आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई 10,000 रुपीज़ की, और मैंने आप सबको मेरा बैंक अकाउंट नंबर दे दिया और आप सब ने 10,000 रुपीज़ मेरे खाते में जमा करा दिया। शुभी आके कंप्लेन कर रही है कि सर मैंने फ़ीस जमा करा दी, लेकिन अभी भी ऑफिस से कॉल आ रहा है कि फ़ीस आपकी पेंडिंग है। मैंने तो जमा करा दी, मेरे खाते में डिडक्ट हो गई है। हम कह रहे हैं हमें कैसे मालूम कि हमारे खाते में जो 10,000 आया वो किसके हैं, तेरे, हम कैसे मान लें, हमारे खाते में तो न जाने कितने 10,000 आए और उन्हीं डेज में है। तो शुभी क्या करेगी फिर, बैंक जाएगी, बैंक से उस ट्रांजैक्शन का रेफरेंस नंबर लेके आएगी और फिर उस ट्रांजैक्शन का रेफरेंस नंबर मेरे को देगी, ठीक है, और मैं उसको उस डेट पे वो ट्रांजैक्शन नंबर चेक करूंगा तो मैं मान लूंगा कि हाँ यार ये तो शुभी बिल्कुल सही कह रही है, इसके अकाउंट में भी वही नंबर, मेरे अकाउंट में भी वही नंबर। एक बार मेरे साथ लफड़ा पड़ गया। क्या लफड़ा पड़ गया, मेरी बीवी की हमने एक फ़ीस जमा कराई उसके कॉलेज की, और वो मेरे खाते में से 8 डिडक्ट हो गई, उनके खाते में पहुंची नहीं, उनके खाते में 2 दिन बाद गई। अब 2 दिन बाद गई तो मेरे पास जो रेफरेंस नंबर मेरे स्क्रीनशॉट पे आ रहा था ना, वो तो क्लियर ही नहीं हुआ, और वो रेफरेंस नंबर उनके यहाँ पे कहीं शो ही नहीं हो रहा है। अब मैं फंस गया, मैं क्या करूँ, अब वो रेफरेंस नंबर उनके यहाँ पे शो ही नहीं हो रहा। वो मानने के लिए रेडी नहीं कि देखो इस दिन में तो 5 वो आए हैं, पेमेंट आए, तो आपका कौन सा है हम कैसे मान लें, और जो रेफरेंस नंबर मैं बता रहा हूँ ये आप हमारा स्टेटमेंट देख लो, इसमें है ही नहीं। तो फिर मैं बैंक में गया, और बैंक में गया तो बैंक वालों ने मुझे समझाया कि जिस टाइम पे आपने पेमेंट किया उस टाइम पे जो रेफरेंस नंबर जनरेट हुआ वो क्लियर नहीं हो पाया। क्लियर नहीं हो पाया तो उसको हमारी बैक एंड में हमारी टीम ने ऑडिट करके फिर उसको अलग से क्लियर करा, और वो क्लियरिफिकेट और वो जो ट्रांजेक्शन नेक्स्ट डे में क्लियर हुआ ना, उसका रेफरेंस नंबर दूसरा है, और वो ये रेफरेंस नंबर है, आप इस रेफरेंस नंबर को वहाँ पे जाके दिखाओ, ये उनके बैंक में आ रहा होगा, और वो वाला आ रहा था। समझे कि नहीं, मतलब रेफरेंस नंबर भी अब चेंज होने लग गए, क्योंकि इंस्टीट्यूट क्या हो गए, चेंज हो गए, मेरा बैंक अलग हो गया, उनका बैंक अलग हो गया। और अब यही फंडा आप जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, बोल समझ ले ढंग से, डिफिकल्टी आएगी। क्यों, क्योंकि अब पहले तो आप चालान जनरेट करोगे, वो चालान जीएसटी के पोर्टल पे जनरेट होगा, उसका अलग एक रेफरेंस नंबर होगा, फिर उसके थ्रू आप पेमेंट करोगे तो एक रेफरेंस नंबर आपका बैंक भी जनरेट करेगा, फिर वो पेमेंट कहाँ जाएगा, गवर्नमेंट के खाते में जाएगा, तो एक रेफरेंस नंबर गवर्नमेंट का खाता भी जनरेट करेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। अभी हम कौन से स्टेज पे हैं, हम पहली स्टेज पे हैं कि जब आप चालान जनरेट करते हो तो वो जो रेफरेंस नंबर किसने जनरेट किया, जीएसटी पोर्टल ने, है ना, उसकी बात कर रहे हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब ये मैंने आपको एग्जांपल समझाया चालान के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर चालान ही नहीं, इवन जितने भी लेजर मेंटेन किए जा रहे हैं आपके, कैश लेजर, क्रेडिट लेजर, लायबिलिटी रजिस्टर,
इन सब में जो एंट्रीज हो रही है, ये एंट्रीज का कोई सोर्स डॉक्यूमेंट से कनेक्शन होना चाहिए ना, कि यार इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पैसा आ गया, तो ये पैसा कहां से आया, तो एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा और वो रेफरेंस नंबर लिंक होगा आपके उस GSTR 1 और GSTR 2 और GSTR 3B से, कि आपने इस GSTR 3B के थ्रू ये जो आपकी इनपुट क्लेम किया था वो इनपुट हमने यहाँ दिखा दिया, तो ये क्या है उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब थोड़ा सिंपल करते हैं। सो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मतलब ये तीनों लेजर में जितनी भी एंट्रीज होंगी, जितना भी ट्रांजैक्शन होगा, आइदर डेबिट हो या क्रेडिट हो, सबका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा जो उसको उसके सोर्स डॉक्यूमेंट से क्या कर देगा, कनेक्ट कर देगा कि ये नंबर यहां इस वर्किंग के थ्रू क्या हुआ है, जनरेट हुआ है। क्लियर है? ओके। तो रूल 88 यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर ईच ट्रांजैक्शन। पहला यूआईएन फॉर ईच डेबिट एंड क्रेडिट नोट इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड क्रेडिट लेजर, कि दोनों में जब भी कोई डेबिट हो या क्रेडिट हो, दोनों के लिए एक यूआईएन जनरेट होगा। डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ बोथ कैश लेजर एंड क्रेडिट लेजर। फिर यूआईएन जनरेट होगा फॉर डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी इंडिकेटिंग करस्पॉन्डिंग एंट्री इन इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। ठीक है? यूआईएन फॉर क्रेडिट इन लायबिलिटी रजिस्टर। देखो ना, मेरे 3 लेजर हैं, तीनों में डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, 3 into 2 कितने हो गए, 6 हो गए। डेबिट एंड क्रेडिट इन कैश लेजर एंड क्रेडिट लेजर, उन 6 में से 4 तो साले यही कवर हो गए, कैश लेजर का और क्रेडिट लेजर का डेबिट क्रेडिट तो पहले पॉइंट में ही कवर हो गया। सब रूल 2 में क्या कवर हुआ, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, 2 लेजर वहां आ गए। लायबिलिटी रजिस्टर का क्या है, यहाँ पे सिर्फ क्रेडिट, और डेबिट क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे आया डिस्चार्ज, मतलब यहाँ पे आएगा उनका ये वो बात नहीं, ये कह रहा है हर डेबिट क्रेडिट के लिए तो होगा ही सही, लेकिन अगर आप किसी एक डेबिट से लायबिलिटी डिस्चार्ज कर रहे हो तो एक यूआईएन और जनरेट होगा जो कहाँ शो होगा, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में शो होगा। देन फॉर क्रेडिट इन इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, अब डिस्चार्ज वाला ही वापस से, फॉर रीजंस अदर देन अबव, एक आपने डिस्चार्ज किया वो, और आपके सिवा किसी और तरीके से आपकी लायबिलिटी डिस्चार्ज हो गई, कौन सी, एपेलेंट अथॉरिटी वाली, कि एपेलेंट अथॉरिटी ने आपको क्या कर दिया, डिस्चार्ज दे दिया, पीओ ने आपकी लायबिलिटी क्या कर दी, कम कर दी, तो उसके लिए अलग से क्या होगा, यूआईएन जनरेट होगा। ठीक है? अब समझना, जब यूआईएन जनरेट होता है तो वो किस लिए होता है, इट इज जस्ट लाइक कि आपके जर्नल एंट्री में अपन एलएफ का कॉलम डालते हैं, है ना, और लेजर में अपन जेएफ का कॉलम डालते हैं इंटरकनेक्शन के लिए। तो यूआईएन जनरेट क्यों हो रहा है, ताकि दोनों लेजर जो है वो आपस में लिंक हो जाए। अब जब मैं पैसे जमा कराऊंगा तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट कैश लेजर का बैलेंस बढ़ जाएगा, तो एक यूआईएन अलग, वो किससे लिंक हो जाएगा, उस चालान से। फिर जब मैं उसका पेमेंट कर दूंगा लायबिलिटी के लिए, तो अब मेरा जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वही एक यूआईएन मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में भी शो होगा और मेरे इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में भी सेम यूआईएन क्या होगा, शो होगा, ताकि पता पड़ जाए कि ये जो पैसा यहाँ से निकला ये किस लायबिलिटी को डिस्चार्ज करना है, इस लायबिलिटी को डिस्चार्ज करना। समझ में आया? ठीक है? ओके। अब क्रिएशन ऑफ चालान एंड रिलेटेड टर्म्स, अब ये आपको पूरी 1 by 1 बैंकिंग समझाएगा। सबसे पहले सीपिन, कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पहले आप चालान जनरेट करना सीख लो। चालान अपन सबसे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट वाला फॉर्म समझेंगे। नेट बैंकिंग सबसे सिंपल है, आपने आईडी पासवर्ड डाला, ओटीपी डाला, पैसा ट्रांसफर। डेबिट कार्ड भी सेम टू सेम वही है, डेबिट कार्ड की डिटेल्स डालने पड़ेंगे, पैसा ट्रांसफर। ओवर द काउंटर में आप खुद जाके पैसे जमा करा के आए। सबसे डिफिकल्ट वाला होता है एनईएफटी और आरटीजीएस। ढंग से समझना, एनईएफटी और आरटीजीएस। पहले नेफ्ट और आरटीजीएस हम लोग नॉर्मल तरीके से करना सीख लेते हैं। आज मुझे किसी को मुंबई पैसे पहुंचाने, तो देसी तरीका होता है कि या तो मैं खुद कैश लेके चला जाऊँ या मैं हवाला करा दूँ, और ये तो 2 नंबर के काम हो, मुझे तो बैंक से ट्रांसफ़र करना है। तो मैं क्या करूँ, मैं एक चेक बनाऊँ और वो चेक उसको कुरियर के थ्रू पहुँचाऊँ,
फिर वो चेक अपने खाते में लगाएगा और फिर वही वो क्लियरिंग हाउस के थ्रू वो चेक क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। टाइम लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। कुरियर पहुंचने में टाइम लगेगा, चेक डिपॉजिट कराने में टाइम लगेगा, क्लियर करने में टाइम लगेगा। अब मैं चाहता हूँ यार बैंक मुझे कोई ऐसा रास्ता दे दे कि मैं यहीं से बैठे बैठे उसको क्या कर दूँ, ट्रांसफ़र कर दूँ। अभी ऑनलाइन का ज़माना आया नहीं है, तो कैसे करें? तो बैंक कहती है कि आप एक चेक बनाओ, जितने का पैसे आपको ट्रांसफ़र करना है उसका चेक बनाओ। चेक में लिखो योर सेल्फ फॉर NEFT या योर सेल्फ फॉर RTGS। सर योर सेल्फ मतलब मैं ये चेक बैंक को दे रहा हूँ और कह रहा हूँ योर सेल्फ कि ये पैसे तुम रखो, किसके लिए? नेफ्ट करने के लिए या RTGS के लिए। तो एक चेक दूंगा, उसके साथ साथ एक फॉर्म भरूंगा। उस फॉर्म में पहले मैं मेरी बैंक डिटेल्स डालूंगा, ठीक है, पेयर्स बैंक डिटेल्स, और फिर डालूंगा पेईज बैंक डिटेल, बेनिफिशियरी बोलते हैं उसको, उसका IFSC कोड वगैरह सारी डिटेल्स डालूंगा और साइन कर दूंगा कि सर ये लो चेक, ये आपके लिए, ये पैसा आप रख लेना और इस पर्सन को क्या कर देना, ट्रांसफ़र कर देना। फिर ये अपने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू डायरेक्टली क्या कर देंगे, उस पर्सन को पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे। सेम प्रोसेस कहाँ पे होता है? ऑनलाइन में भी होता है। ऑनलाइन में भी मैं खुद लॉगिन करता हूँ, मैं खुद बेनिफिशियरी को रजिस्टर करता हूँ, रजिस्टर करने के बाद उसको सेलेक्ट करता हूँ और फिर पैसा ट्रांसफ़र करता हूँ, आइदर नेफ्ट या RTGS। नेफ्ट में 1 घंटे में एक साइकिल घूमती है। मैंने जो आज अभी पैसा ट्रांसफ़र करा वो 1 घंटे बाद उसके पास पहुँचेगा। RTGS रियल टाइम में हाथों हाथ ही पहुँच जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर कन्फ्यूजन है तो हम आपको नेफ्ट और RTGS का फॉर्म दिखा सकते हैं। देखना है आप लोग? जाओ लेके आओ, वहाँ विकास भैया को बोलो कि चेकबुक का बॉक्स दे दो। हेलो, हाँ भाई, बेटा ये नेफ्ट RTGS का फॉर्म है। इस फॉर्म में यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूँगा बेनिफिशियरी डिटेल्स। बेनिफिशियरी डिटेल्स मतलब अगर मुझे पलक को ट्रांसफ़र करना है तो पलक का अकाउंट नंबर, पलक का नेम, पलक के बैंक का IFSC कोड, ठीक है। यहाँ पे लिखूँगा एप्लीकेंट डिटेल्स, रेमिटर जो पैसा ट्रांसफ़र कर रहा है, मेरे अकाउंट डिटेल्स, ठीक है, मेरा अकाउंट डिटेल्स लिखूँगा। और फिर जो चेक मैंने दिया होगा, मैं बैंक को चेक दूंगा ना, वो चेक का नंबर, अमाउंट सब साइन, सिग्नेचर साइन करके ये मैं दे दूंगा बैंक को। बैंक इस पर सील तब पे लगाएगा, काउंटर कॉपी मुझे दे देगा, एक पूरा पेपर उसके पास रख लेंगे और फिर वो इलेक्ट्रॉनिकली क्या कर लेंगे, ट्रांसफ़र कर लेंगे। अभी यही है, क्लास के बाद देख लेना आप लोग, ठीक है। ये फॉर्म बहुत काम का है, ये फॉर्म बहुत काम का है, हमें GST समझने के लिए बहुत काम लगेगा ये फॉर्म। अब अगर मुझे पलक को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो मेरे पास क्या होना चाहिए, पलक का बैंक अकाउंट डिटेल्स होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो ही ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। इसका मतलब अगर मुझे अब गवर्नमेंट को GST पैसे ट्रांसफ़र करना है तो मेरे पास गवर्नमेंट का अकाउंट नंबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। अब गवर्नमेंट ने पता है क्या कर रखा है, गवर्नमेंट ने हर बैंक में अकाउंट खोल रखा है, हर बैंक में, जितने भी बड़े बड़े बैंक है ना, सब में उसने अपना एक अकाउंट खोला, और एक नहीं 4 अकाउंट खोल रखे। IGST, CGST, SGST अलग अलग अकाउंट्स उन्होंने ओपन कर रखे, ठीक है। अब मैकेनिज्म क्या रहेगा, तो मुझे बैंक कौन सा अकाउंट नंबर दे, मुझे गवर्नमेंट कौन सा अकाउंट नंबर देगी, उसको बहुत सारे हैं उसके, तो मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो देखो कैसे होगा कि सबसे पहले तो मैं अब एक चालान क्रिएट करूँगा। चालान कैसा दिखता है, ये रहा, ये चालान। मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे सरकार को किस चीज़ का पेमेंट करना है, IGST, CGST, SGST और सेस। IGST में टैक्स का पैसा जमा कराना है, इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, फीस है या अदर है। जनरली जिसको अपन IGST, CGST, SGST कहते हैं ना, वो तो क्या है कि ये IGST, CGST और SGST, ठीक है। अब सर मैं ये टैक्स जमा कराने में लेट हो गया तो इंटरेस्ट भी लगेगा, तो IGST वाली गवर्नमेंट को अपना इंटरेस्ट चाहिए, CGST को अपना चाहिए, तो ये उसके ऊपर इंटरेस्ट, ठीक है। सर मैं रिटर्न फाइल करने में लेट हो गया तो फिर क्या, पेनल्टी नहीं, फिर क्या लगेगी, फीस। तो फीस सिर्फ CGST और SGST की लगती है, ठीक है। मैंने कोई रूल कॉन्ट्रावीन किया, उस रूल में मैंने IGST के पेमेंट में घपला किया तो IGST की पेनल्टी लगेगी, CGST, SGST की प्रॉब्लम हुई तो CGST, SGST की पेनल्टी लगेगी, सेस गलत हुआ तो सेस की भी पेनल्टी लगेगी, सो ऑन, ठीक है। फिर किसी अदर रीजन से कोई और पेनल्टी मेरे ऊपर लगती है
तो वो अदर्स का सरकार खुद मुझे डिनोट करेगी कि ये पैसा, इतना पैसा शो कॉज नोटिस में आएगा कि इतना पेनल्टी का पैसा आप अदर के सेक्शन में IGST में जमा कराओ, CGST में या SGST, ऐसे करके ये टोटल आ जाएगा और यहां पे आ जाएगा ग्रैंड टोटल। ये चालान क्रिएट हो गया जिसका मैं आपसे बताता था कि मैंने गलती से यहां जमा करा दिया, यहां नहीं होना था, कहां होना था, यहां पे होना था, ठीक है। अभी आपने अमाउंट बता दिया, आप सोचो ना बैंक को क्या मतलब, तुम टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस क्या जमा करा रहे हो, बैंक को क्या मतलब। बैंक को तो क्या चाहिए भाई, कितना पैसा और कहां पे ट्रांसफर करना है, यही बता दो तो उनको, ठीक है। अब यार यहां पे आ जाते हैं ऑप्शंस कि आप ऑनलाइन जमा कराना चाहते हो, आप डेबिट कार्ड के थ्रू जमा कराना चाहते हो, आप UPI के थ्रू जमा कराना चाहते हो, या आप ओवर द काउंटर जमा कराना चाहते हो, या आप नेफ्ट या RTGS करना चाहते हो। ये सारे बहुत सिंपल है। अगर आप ऑनलाइन जमा कराते हो तो जैसे ही इस रेडियो बटन को, रेडियो बटन समझते हो ना, क्लिक करते हैं तो उस पर डॉट आ जाता है, इसको सेलेक्ट करोगे, सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे तो फिर वो आपसे पूछेगा कि आप ऑनलाइन जमा करा रहे हो तो आपका बैंक कौन सा है, क्योंकि अब ऑनलाइन जमा कराने में लगता है पेमेंट गेटवे। समझते हो पेमेंट गेटवे क्या होता है? नहीं समझते हो तो हैंड रेज कर दो, समझा दो ढंग से। पेमेंट गेटवे क्या होता है, आज मेरी एक वेबसाइट है, आप अपनी BCC के उसमें भी जाना, आप BCC के ऐप में फीस वाले सेक्शन में जाना और डिपॉजिट वाले सेक्शन में जाना, आपकी फीस आएगी, आप उस पर डिपॉजिट पे क्लिक करोगे तो वो एक मर्चेंट बैंकर के पास चला जाएगा जिसका एक पेमेंट गेटवे होगा, जिसने ये फैसिलिटी दे रखी होगी कि अब आप आपके खाते से इस गेटवे के थ्रू मेरे खाते तक पैसे जमा करा सकते हो। तो ये पेमेंट गेटवे सारे बैंक्स को सपोर्ट नहीं करते, जिस बैंक को सपोर्ट करते हैं वो बैंक की लिस्ट आ जाएगी आपके पास। आपका खाता लकीली उस बैंक में है तो आप वो बैंक सेलेक्ट करो, सबमिट के बटन पे क्लिक करो, अपने आप ही ब्राउजर आपको अपने बैंक में ले जाएगा। आपके बैंक में आपका लॉगिन आईडी वगैरह आप सब जनरेट करोगे ही सही, पेमेंट उसमें अपने आप आ ही जाएगा। पेमेंट गेटवे का काम ही यही है कि जब आप उसको ऑथोराइज कर दोगे ना तो पेमेंट अपने आप फ्लैश हो जाएगा। नहीं तो ऑनलाइन बैंकिंग में पेमेंट मुझे लिखना होता है ना, वहाँ पेमेंट अपने आप ही फ्लैश हो जाएगा, आप OTP डालोगे, पेमेंट ट्रांसफर हो जाएगा। डेबिट कार्ड में भी सेम वही पेमेंट गेटवे होगा, आपको डेबिट कार्ड की डिटेल्स डालनी पड़ेगी, OTP डालना होगा, पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। UPI में आपकी UPI की ID जनरेट हो जाए, ID का ब्लैंक आ जाएगा, आप अपनी UPI ID यहाँ पे लिख देना। ये UPI ID जिस मर्चेंट बैंकर के थ्रू होगी, मतलब फोन पे की है तो आपके फोन पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना। जीपे की होगी तो GP पे आ जाएगा नोटिफिकेशन, आप उस पर क्लिक करोगे और फिर पेमेंट कर दोगे अपना MPIN डाल के, हो गया। ओवर द काउंटर में क्या होगा, ओवर द काउंटर में ये फिजिकल चालान जनरेट हो जाएगा। इस फिजिकल चालान में आपकी सारी डिटेल्स होगी और सारा अमाउंट लिखा हुआ होगा। ये डिटेल नहीं होगी, ये डिटेल की जरूरत नहीं है, उसको तो किसकी जरूरत है, इसकी। और क्या जरूरत है, वो जो UIN यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर वगैरह होगा ना, वो होगा, आपकी GST की टोटल डिटेल होगी, कौन से महीने का पेमेंट कर रहे हो, ये सब होगा, ठीक है। फिर आप वहां जाओगे, अब कहां जाओगे आप ये समझना, ओवर द काउंटर में आप कहां जाओगे, जिस बैंक में गवर्नमेंट का खाता है वहां पे नोट गिनोगे, पैसे दे दोगे। अपनी बैंक में नहीं जा सकते, क्योंकि जहाँ ओवर द काउंटर मतलब अब आपको पैसे जमा कराएं तो BCC का पैसा BCC के पास आपकी तो जमा कराओगे, या BCC जिस बैंक को ऑथोराइज करेगी वैसे ही तो करोगे, जैसे आपकी स्कूल की फीस जमा होती है, स्कूल की फीस ऐसे ही तो जमा होती है ना। बैंक में चालान जमा कराने गए थे कि नहीं गए थे कभी, बड़े स्कूल की फीस ऐसे ही जमा होती है, आपको चालान दे दिया जाता है और आप उस बैंक में चले जाओ, उस बैंक की किसी भी ब्रांच में चले जाओ, तो सेम चीज़ यहाँ ओवर द काउंटर में कैश जमा करा सकते हो 10,000। देन नेफ्ट RTGS में क्या होगा सर, नेफ्ट RTGS में तो गवर्नमेंट का खाता नंबर मुझे चाहिए, जो खाता नंबर में मेरी बैंक को दे सकूं और पैसा ट्रांसफर कर सकूं। तो अब ये GST पोर्टल आपको एक सुविधा देता है। क्या सुविधा देता है कि आप ये चालान क्रिएट करो, इसमें आपका अमाउंट आ गया, आप नेफ्ट का फॉर्म सेलेक्ट करो, नेफ्ट का फॉर्म सेलेक्ट करोगे ना, फिर आपको वापस से बैंक सेलेक्ट करने को आएगा। अब ये कौन से बैंक होंगे, जिस बैंक में गवर्नमेंट का खाता है ना वो बैंक सेलेक्ट करने को आएगा। लकीली अगर आपका भी उसी बैंक में खाता है तो सेलेक्ट कर दो, नहीं तो किसी में भी हो आप कोई सभी बैंक सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट कर लिया ना आपने बैंक, तो ये बैंक सेलेक्ट करना मतलब क्या, गवर्नमेंट का तो 50 बैंक में खाता है अलग अलग,
तो उस 50 में से कौन से खाते में तुम ट्रांसफर करना चाहते, तुम्हारी मर्जी, कर लो सेलेक्ट। कर लिया तुमने सेलेक्ट, तो अब वो क्या करेगा, ये जो फॉर्म हम मैन टू मैन ट्रांसफर करने में ये जो फॉर्म हम भरते हैं ना, ये फॉर्म वो भर के ही दे देगी, खुद ही भर के दे देगी, खुद ही भर के दे देगी। और बेनिफिशियरी की डिटेल उसमें ऑलरेडी भरी हुई होगी, आपको सिर्फ अपनी डिटेल्स भरनी, अपनी डिटेल्स भर के आप चेक लगा के अपनी बैंक को दे आओ, पैसा क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। समझ में आया? ये जो फॉर्म जीएसटी वालों ने खुद भर के दिया, अपना खाता खुद उन्होंने डाल के दिया, इसको बोलते हैं अपन मैंडेट फॉर्म। क्या बोलते हैं? मैंडेट फॉर्म, MANDATE, मैंडेट फॉर्म। क्लियर? एक हुआ चालान, एक हुआ मैंडेट फॉर्म। मैंडेट फॉर्म के थ्रू पैसा क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। अब सोचो सर, ट्रांजैक्शन हो रहा है, जीएसटी का UIN नंबर होगा, चालान जनरेट हो रहा है, चालान का कोई नंबर होगा, मैंडेट फॉर्म जनरेट हो रहा है, मैंडेट फॉर्म का कोई नंबर होगा, बैंक से ट्रांसफर हो रहा है तो बैंक का भी तो कोई नंबर होगा। फिर वो बैंक वाले वापस से जीएसटी को भी तो बताएंगे कि इस पार्टी का पैसा आ गया। समझेंगे नहीं? हाँ, ओके। अब देखो कैसे होगा। मैंडेट फॉर्म में मैंडेट फॉर्म में गवर्नमेंट का अकाउंट नंबर होता है, इसीलिए तो मैंडेट फॉर्म छापा जाता है। मतलब डायरेक्टली कहीं पे लिख दो ना, जैसे इनवॉइस में लिखा हुआ होता है वैसा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनवॉइसेस पे देखा है तुमने, बैंक डिटेल्स लिखी हुई होती है? हाँ, देखा है आप लोगों ने? ठीक। अभी मैंने वो केस सुना है तो सही, मेरी बीवी वाला, लफड़ा नहीं पड़ेगा क्या? डायरेक्ट खाता नंबर गवर्नमेंट इशू कर दे और तुम अपने बैठे बैठे कभी रात को कभी सुबह थोड़े थोड़े पैसे ट्रांसफर करते रहो, तो गवर्नमेंट कैसे चेक करेगी तुम्हारा ही कि नहीं? सर हम बताएंगे ना गवर्नमेंट को रेफरेंस नंबर, फोन करके बताओगे, SMS करोगे, व्हाट्सएप करोगे, कैसे बताओगे? तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जाओगे तो तुम एक थोड़ी हो, लाखों करोड़ों है, कैसे करेगी? तो एक और मैकेनिज्म बताता हूँ बैंक का, ये मैंडेट फॉर्म का मैकेनिज्म है ये। अब क्या होता है, जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं ना, वो यही करते हैं कि वो बैंक से एक ऐसा पेमेंट कलेक्शन का सिस्टम, ऐसा सॉफ्टवेयर ले लेते हैं जिससे क्या होता है, हर पेई के लिए एक अलग अकाउंट नंबर जनरेट हो जाता है। आपने कभी अल्फा न्यूमेरिक अकाउंट नंबर देखा है? अल्फा न्यूमेरिक नहीं देखा होगा। आसपास में आपके जितने भी खाते होंगे ना, सब न्यूमेरिक होंगे, 11 डिजिट, 12 डिजिट, 6 डिजिट, 8 डिजिट, सब न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक देखा है? अब ऐसा सिस्टम आ गया, जैसे मान लो अभी कुछ सालों में BCC का इतना नाम हो गया, 10-20 हज़ार बच्चे हो गए, 2-3 लाख 5 लाख बच्चे हो गए। अब फीस फिक्स हो गई, आमीन सुम्मा आमीन, फीस फिक्स हो गई कि 5 लाख रुपए एक बच्चे की फीस है। ठीक है, 5,000 रुपये एक बच्चे की फीस है बस। हाँ, फिर ठीक है सर। हाँ, तुम्हारे पास होने के बाद फीस कितनी हो गई? 5 लाख रुपए हो गई। फिर ठीक है, 500 रुपये हो जाएगी, 50,000 तो कर लेने दो, 50,000 रुपये फीस हो गई। अब आप सबको BCC एक बेवकूफ़ी कर दे, आप सबको जो चालान देना स्कूल की तरह, उसमें खाता नंबर लिख के दे दे। आप सब 50,000 रुपये जमा करा रहे हो ऑनलाइन, कोई फ़ोन पे कर रहा है, कोई GPay कर रहा है, कोई बैंक में जाके कैश जमा करा रहा है, कोई चेक से ट्रांसफ़र कर रहा है, कोई NEFT और RTGS, और सब आके यहाँ लग रहा है, हमने जमा करा दिया, हमने जमा करा दिया। और BCC के स्टेटमेंट में 5 लाख एंट्री और 50,000 की। कैसे चेक करेंगे? कैसे चेक करेंगे? पॉसिबल है क्या? नहीं ना। तो फिर क्या करती है गवर्नमेंट? बैंक क्या करती है? बैंक कहती है कि हम आपको एक पेमेंट सिस्टम देते हैं जिसमें हम पता है क्या करेंगे, हर एक बंदे के लिए आपका एक अलग अकाउंट नंबर होगा। मींस आपका बैंक अकाउंट तो एक ही होगा, लेकिन उसके लिए नंबर दूसरा होगा और उसको वो सेपरेट नंबर देंगे। उस सेपरेट नंबर से पैसे जमा कराएगा ना, तो अपने आप ही यहाँ पे दिख जाएगा वो नंबर कि जिस बंदे ने पैसा जमा कराया उसका नंबर, और उसका नंबर अपने लिस्ट में से अपन क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे कि ये तो यार मुर्तज़ा का पेमेंट है, मतलब मुर्तज़ा का पेमेंट आ गया। तो पूरा एक इकोसिस्टम जनरेट किया जाता है। उसी इकोसिस्टम को GST भी यूज करता है कि जब आपके लिए मैंडेट फॉर्म जनरेट होगा ना, तो उसमें अकाउंट नंबर आपका वाला सेपरेट होगा। किसी और के लिए जनरेट होगा तो उसके लिए अकाउंट नंबर उसका सेपरेट होगा, ताकि जब
जीएसटी के बैंक अकाउंट में पैसा आएगा तो सामने सामने अगले बंदे का जीएसटी नंबर भी आ जाएगा कि इस पार्टी ने इतना पैसा जमा करा है, इस पार्टी ने इतना पैसा जमा करा, और उस जीएसटी नंबर के थ्रू आपके पोर्टल पे भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि आपका पैसा गवर्नमेंट के पास आ गया और आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में वो पैसा दिख जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, इतना आसान थोड़ी। देखो ना कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। आप कह रहे हो सर हर बैंक में गवर्नमेंट का आईजीएसटी का अलग, सीजीएसटी का अलग, एसजीएसटी का अलग अकाउंट है। फिर आप कह रहे हो जो चालान जनरेट होगा उसमें तो सिर्फ ये मैंडेट फॉर्म में तो सिर्फ ये अमाउंट आएगा, और हमारे खाते से तो सिर्फ ये अमाउंट निकलेगा, उनके खाते में भी ये अमाउंट निकलेगा। इसका मतलब अब जीएसटी के पोर्टल को एक वर्किंग और करनी पड़ेगी। वो जो खाते में पैसा है उसको अब अलग अलग खाते में भी क्या करने पड़ेंगे, ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। हाँ, ये वर्किंग भी उसको करनी पड़ेगी। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो अब इसी सब वर्किंग्स के लिए अपन को ये समझना है कि कब कब कौन कौन सा नंबर जनरेट होता है। ये आएगा आपको एमसीक्यू में 1 मार्क्स या 2 मार्क्स। पहला सीपिन कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर में क्या होता है कि जब सिर्फ और सिर्फ ये वाला चालान जनरेट किया ना नीचे वाला, तो इस चालान का नंबर क्या है, सीपिन। ठीक है, आप इसको इमीडिएटली पेमेंट कर देते हो तो बाकी के सब भी इमीडिएटली जनरेट हो जाएंगे। आप इमीडिएटली जनरेट नहीं करते हो, आप चालान दे देते हो, क्योंकि चालान में क्या होता है, हमें पार्टी को बताना, एज अ कंसल्टेंट मुझे पार्टी को बताना पड़ता है कि आपका टैक्स इतना बना है, तो मैं सिर्फ उसको 10,500 बोलता हूँ तो किस बात के, तो मैं उसको चालान ही दिखा देता हूँ कि इस हेड के इतने, इस हेड के इतने, इस हेड के इतने, इतने इतने 10,500 रुपये हो गए। तो ये चालान का नंबर है। ठीक है, चालान का नंबर 15 दिन के लिए वैलिड होता है। आपने अगर चालान क्रिएट कर दिया तो उस चालान के थ्रू आप 15 दिन के अंदर अंदर क्या कर दो, आप पेमेंट कर दो। 15 डेज के अंदर अंदर आप क्या कर दो, पेमेंट कर दो, क्योंकि ज़रूरी है ना। मैंने एज अ कंसल्टेंट चालान क्रिएट कर दिया, पार्टी को बोलूँगा भाई साहब पैसे डालो, आप मेरे खाते में ट्रांसफर करो तो मैं पेमेंट करूँगा, या आप खुद पेमेंट कर दो, मैंने तो क्रिएट कर दिया है। अब पोर्टल पे लॉगिन आईडी जाके इस चालान पे क्लिक करना, इस चालान का आप ऑनलाइन क्या कर देना, पेमेंट कर देना, आपके खाते से पे कर देना। तो चालान क्रिएट होना जरूरी है। और वो चालान, अब ये सारी बात प्रॉम्प्टली तो हो नहीं सकती, हो सकता है 1 दिन का बात करे, 1 दिन बात करे, 2 दिन बात करे, तो भाई 15 दिन के लिए वो चालान वैलिड है। और वो चालान 14 डिजिट का नंबर होता है, ये सीक्रेट। ठीक है, फिर मान लो पेमेंट करेगा, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट होगा, जनरेटेड बाय रिसीविंग बैंक। अब बहुत सारे बैंकों में 60 का खाता है ना, मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दी, तो जिस बैंक ने पैसा रिसीव किया वो अब CIN चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर जो किसके लिए होगा, उस चालान के लिए होगा जिसका पेमेंट हो गया है। मैंने तो 5 चालान क्रिएट कर दिए अलग अलग, उसमें से उसने एक का पेमेंट किया, तो जिसका पेमेंट किया तो रिसीविंग बैंक ने जनरेट किया CIN। ये CIN कैसे जनरेट होता है, 14 डिजिट तो यही आ जाएगी ताकि पता पड़ जाए कौन से चालान का पेमेंट हुआ है, और फिर बैंक अपना खुद का 3 डिजिट का कोड डाल देगी कि हमने रिसीव कर लिया इस चालान का पेमेंट। तो ये क्या हो गया, CIN। इंपॉर्टेंट तो CIN ही होता है। अगला है BRN, ये कॉमन पोर्टल में जनरेट होता है। ये किस लिए जनरेट होता है कि आपने 1 2 3 4 5 चालान जनरेट किए, 5 में से 1 का पेमेंट हो गया, तो वो पेमेंट का जनरेट हो गया CIN। ये CIN कहाँ पहुंच जाएगा, आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पहुंच जाएगा ना, कि इस CIN के थ्रू, इस चालान के थ्रू आपने इतना पेमेंट जमा करा दिया। ठीक है, तो ये दोनों चीज तो कहाँ हो रही है, कॉमन पोर्टल पे हो रही है, GST के पोर्टल पे हो रही है। एक जनरेट होगा BRN, बैंक रेफरेंस नंबर। बैंक को भी तो अपना इंस्टीट्यूट चलाना है, तो उसने किसी का पेमेंट रिसीव किया तो वो भी तो अपने रेफरेंस नंबर डालेगी, है कि नहीं, तो वो बैंक रेफरेंस नंबर है, जनरेटेड बाय बैंक। ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर कहलाता है ये, फॉर पेमेंट अगेंस्ट चालान। समझे कि नहीं, वापस समझाता हूँ, देख समझना, इसको इतने बड़े सिस्टम से मत समझो, छोटे सिस्टम से समझो। आप पैसे जमा करा रहे हो बैंक के थ्रू, तो आपने पैसा ट्रांसफ़र कर दिया मेरे खाते में अपने बैंक अकाउंट के थ्रू, मेरे पास पैसा आ गया, मैंने एक्नॉलेज कर दिया, तो मैं एक रसीद बना के देता हूँ कि नहीं देता हूँ,
उस रसीद में नंबर होता है कि नहीं होता है? होता है। तो वो तो मैंने जमा कराया है, मैंने बनाया, जिसका पैसा था, जिसने पैसा रिसीव किया, मालिक ने, तो वो है CIN। बैंक ने भी तो एक रेफरेंस नंबर जनरेट किया ना, कि उसने एक खाते से दूसरे खाते में पैसा डाला, तो उसने भी तो एक रेफरेंस नंबर जनरेट किया होगा। आपकी UPI ID का रेफरेंस नंबर जनरेट हुआ होगा, आपका चेक नंबर का रेफरेंस नंबर होगा, NEFT RTGS का नंबर होगा, तो उसको बोलते हैं बैंक रेफरेंस नंबर। वो बैंक अपने ट्रांजेक्शन के लिए अपने लिए बनाता है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। समझे कि नहीं? लेना देना तो कब पड़ जाएगा, साले मेरे खाते में से पैसा कट जाएगा और इधर ये जनरेट नहीं होगा, तब ये PRN काम आएगा कि नहीं आएगा? जनरेट हो जाता है तो CIN काम का है मेरा। ठीक है, ओके। तो ये BRN, ये बैंक जनरेट करती है अपने बैंकिंग इकोसिस्टम के लिए। ठीक है, बोल। जनरेटेड बाय बैंक, जो रिसीव कर रहा है। समझ, मैंने मनीष को एजेंट बना दिया कि मनीष तू इनसे पैसे लेके मुझे दे देना। तो जब तूने पैसे मनीष को दिए तो मनीष ने क्या बनाया? BRN, मेरे पास पैसा। फिर मनीष ने, हाँ मनीष ने बनाया, किसने बनाया? BRN, मनीष ने। फिर मनीष ने ये पैसा किसको दे दिया? मुझे। तो मैंने क्या बनाया? CIN। क्या कि मैंने एक चालान तुझे बना के दिया था और उसके अगेंस्ट में तू किसके पास गया? मनीष के पास। तो इस चालान के थ्रू, मनीष के थ्रू मेरे पास क्या आ गया? पैसा आ गया। अब तू चाहता तो मेरा अकेला मैं एजेंट मनीष थोड़ी था, मेरा तो एक और एजेंट कौन था? अपूर्व भी था। तो तू चाहता तो अपूर्व के थ्रू भी पैसे जमा करा सकता था। अब तू अपूर्व के थ्रू पैसे जमा कराता तो एक BRN अपूर्व जनरेट करता, क्योंकि उसका इकोसिस्टम उसको चलाना है। और तूने अपूर्व के थ्रू मुझे पैसे दिए तो मेरा एक CIN नंबर, कि मैंने जो चालान दिया था वो अपूर्व के थ्रू आते हुए CIN नंबर जनरेट हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, हाँ हाँ, रिसीविंग बैंक जनरेट करके देगा इसको, क्योंकि उसका कोड आएगा। कैसे? क्योंकि मनीष की कोई एक ब्रांच नहीं है, मनीष की मल्टीपल ब्रांचेस है। तो तूने मनीष की कौन सी ब्रांच में जनरेट करके दिया, ये तो मनीष ही मुझे बताएगा ना। हाँ, मनीष मुझे बता के मैं तुझे उसको अपनी रिसिप्ट में दिखा दूंगा। तेरा पेमेंट हो चुका है, ये चालान नंबर, ये मनीष की इस ब्रांच के थ्रू। ठीक है, तो मींस अब आपका कहने का मतलब ये है कि CPIN तो पोर्टल ने जनरेट किया, CIN और BRN बैंक ने जनरेट किया, लेकिन BRN बैंक की इंटरनल वर्किंग के लिए है, CIN वो मुझे देगा और वो मैं डिस्प्ले कर दूंगा आपको। ठीक है, अभी तो एक और है, अभी तो एक और है। क्या करा बैंक ने? हर बैंक में अपने 4-4, 5-5 खाते खुलवाए ना। तो मनीष ने पैसा तो ले लिया, अब वो पैसा उस चालान के अमाउंट के थ्रू उन खातों में भी तो बटेगा, है ना। तो देखो अब क्या बनेगा? EFPB, इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच। अब ये फोकल पॉइंट ब्रांच क्या है सर? मनीष की वो ब्रांच जहां पे मेरे इंपॉर्टेंट 4 खाते हैं और उन खातों में इसने वो पैसा टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया। ठीक है, एवरी ऑथोराइज्ड बैंक नॉमिनेट 1 ब्रांच फॉर फोकल पॉइंट, क्रिएट 1 अकाउंट फॉर ईच मेजर हेड, IGST, CGST, UTGST और SGST। ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड क्रेडिटेड टू अप्रोप्रिएट अकाउंट। आपने तो टोटल अमाउंट रिसीव कर लिया 1,80,000, उनमें से 90 CGST 90 SGST के थे ना। तो अब ये अपनी फोकल पॉइंट ब्रांच में 90 अलग अलग खातों में क्या कर देगा? ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, अब अगर अब बैंक अब मेरी बात सुनो, पॉसिबल नहीं है कि गवर्नमेंट हर बैंक में ही अपना एक खाता खुलवा ले। मतलब ये भी तो फिर फालतू का प्रॉब्लम ही है। एक जगह एक खाता खुलवा लो यार, हर बैंक में ही 4-4 खाते खुलवा रहे हो आप। तो एक तरीके से अगर 50 बैंक है, 5 4 20, 200 खाते खुल गए आपके, और हर साल ही RBI 10 नई बैंकों को लाइसेंस दे रहा है।
तो इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो फिर क्या करें? तो हर बैंक में उसने खाते खुलवा भी नहीं रखे। नेशनलाइज्ड बैंकों में बड़े बड़े 17-18 बैंकों में खुलवा रखे, जहाँ जहाँ नहीं खुलवा रखे वहाँ के लिए EFPB कौन बन जाता है? हमारा RBI फोकल ब्रांच बन जाता है। उसने एक खाता RBI के पास खुलवा रखा है, पैसा कहाँ पहुँच जाता है? RBI के पास पहुँच जाता है। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका ये पूरा मैकेनिज्म कंप्लीट हुआ। पहले एक CPIN जो एक इंटरनल नंबर है पोर्टल का, ये आप जमा कराओ तो कराओ, नहीं कराओ तो मत कराओ। आपने करा दिया, पैसा ट्रांसफर हो गया तो बैंक जनरेट करेगा CIN। सबसे इंपॉर्टेंट CIN ही होता है, क्योंकि कंप्लीशन वाली स्टेज ही क्या है? CIN आपके लिए एज अ टैक्स पेयर। तो फिर CIN के बीच में पहले बैंक जनरेट करता है अपने इंटरनल बैंकिंग सिस्टम के लिए BRN, बैंक रेफरेंस नंबर। फिर बैंक इंटरनली उसको गवर्नमेंट के खाते में भी जनरेट करता है, तो वो होता है EFPB, इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच। ठीक है, कंप्लीट। अब चलते हैं अपन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। हाँ, हाँ, बहुत सारी ब्रांच होगी तो एक को ही फोकल पॉइंट ब्रांच बनाएगी। ठीक है, कंट्री वाइज, स्टेट वाइज नहीं, कंट्री वाइज। पढ़ लो थोड़ा और, पढ़ लें, फिर कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यार तुम्हारा सिलेबस जल्दी कंप्लीट होना जरूरी है यार, समझ नहीं रहे तुम। जितनी जल्दी कंप्लीट होगा उतना ज़्यादा रिवीजन होगा, जितना ज़्यादा रिवीजन होगा उतने तुम्हारे चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो अब वो स्टेज नहीं है कि तुम यस सर, नहीं सर, नो सर, हाँ सर, प्लीज सर। क्या? हाँ, नहीं तुम्हारी मर्जी भी तो होनी चाहिए। मैं आपको 5 मिनट का ब्रेक देता हूँ। 5 मिनट। अरे 1-2 लोगों को ब्रेक की ज़रूरत है, ब्रेक ले लो। 5 मिनट का ब्रेक है, पानी वानी पी लो, उसके बाद फिर चालू करते हैं। ठीक है, ले बेटा पॉज कर दो। क्या पढ़ेंगे अलग से उसको? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, देखो हमने 85 पढ़ लिया इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर के लिए। अब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और कैश लेजर के लिए वहाँ अपन ने 6 पॉइंट पढ़े, यहाँ पे भी 6 और थोड़े ज़्यादा भी होंगे कैश लेजर में। तो सिंपल है बहुत। पहला पॉइंट वही, मेंटेन इन फॉर्म GST PMT 02, इट शैल बी डिडक्टेड टू द एक्सटेंट एनी लायबिलिटी डिस्चार्ज। मीन्स क्रेडिट लेजर में पैसा जमा कराया, अब वो कम हो जाएगा ना। कब कम होगा? जब आप कोई लायबिलिटी क्या कर दोगे? डिस्चार्ज कर दोगे। मतलब अब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर आपके लिए असेट, उनके लिए लायबिलिटी, उनकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? अब कम हो जाएगी, क्योंकि आपके खाते में से पैसा गया। लायबिलिटी कम होना मतलब डेबिट। तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। क्या यार, ये डेबिट वाला पॉइंट है। इफ रिफंड इज क्लेम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर शैल बी डेबिटेड। अब देखो ये एक यूनिक पॉइंट है कि अगर आपने रिफंड क्लेम किया ना, सिर्फ क्लेम ही किया, अभी मिला नहीं है आपको, तो क्लेम करते ही आपके खाते में से पैसा डिडक्ट हो जाएगा। क्यों डिडक्ट हो जाएगा? अभी वो रिफंड दे नहीं रहे। रिफंड में तो बहुत सारी बातें चेक करेंगे। सबसे मेन तो यही चेक करेंगे कि आपकी कोई सी भी लायबिलिटी पेंडिंग तो नहीं है। सब कुछ चेक करने के बाद आपको रिफंड देंगे। और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का रिफंड तो सिर्फ 2 ही चीज़ों में मिल सकता है, एक तो जीरो रेटेड में और एक इनवर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर में। जांच पड़ताल तो पूरी करेंगे, लेकिन आपके अप्लाई करते ही आपका पैसा क्या कर देंगे? कम कर देंगे। क्योंकि अगर पैसा कम ना करा, आपने अप्लाई किया, उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और बीच में आपने उसी पैसे को किसी और यूज में ले लिया, और वो कह रहे रिफंड दे दो इसको, तो किस बात का रिफंड? तो पैसा तो वो पहले ही खा गया। इसलिए जितना ही आप अप्लाई करते हो उतना पैसा वो पहले ही खाते में से उड़ा देते हैं। अब अगर आपका रिफंड एक्सेप्ट हो जाता है तो आपके खाते में डाल देते हैं, रिजेक्ट हो जाता है तो वापस खाते में आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ही डाल देंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ, मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में 10 लाख रुपए थे, मैंने 8 लाख रुपए के रिफंड की एप्लीकेशन डाली। मेरे पास दोनों रीज़न वैलिड थे, आइदर जीरो रेटेड था या इनवर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर था। 8 लाख वैलिड था, ठीक है। जैसे ही अप्लाई किया मेरे खाते में से 8 लाख रुपए माइनस हो जाएंगे। क्रेडिट लेजर कितना का रहेगा? 2 लाख, क्योंकि इनका रिफंड का रिगरस प्रोसीजर होता है, सारी चीज़ें ढंग से चेक करते हैं, इवन आपको भी बुलाते हैं, रिश्वत भी खाते हैं, ठीक है। अब वो सारा प्रोसेस करेंगे, उससे पहले ही पैसा तो उड़ गया, 2 लाख रुपए रह गया, ताकि इस बीच आप पैसा और ना खा जाओ।
अब आप 2 लाख रुपए ही कंज्यूम कर सकते हो, बीच में कोई रिटर्न आ गया तो 2 लाख रुपए आप यूज़ कर सकते हो। इन्होंने पूरा प्रोसेस किया, ओके है, रिफंड देना है आपको, तो वो तो पैसे ही उड़ा चुके थे, अब आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। और अगर नहीं सर रिजेक्टेड है आपका रिफंड, तो 8 लाख रुपए वापस से खाते में क्या हो जाएंगे, आपके क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो आपके खाते में से उड़ा है, डेबिट। और इफ रिफंड इज रिजेक्टेड तो आपके खाते में क्या हो गया, फिर से वो क्रेडिट हो गया। टू द एक्सटेंट ऑफ रिजेक्शन बाय पीओ बाय एन ऑर्डर इन फॉर्म जीएसटी पीएमटी 03, ठीक है। देन नो डायरेक्ट एंट्री, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में तो चालान के थ्रू पैसा आ जाता है ना, इसमें कोई डायरेक्ट एंट्री नहीं होती। आप रिटर्न फाइल करोगे तो ही पैसा आएगा, आप रिटर्न फाइल करोगे तो ही पैसा जाएगा, ठीक है। पीओ भी कोई ना कोई ऑर्डर नोटिस देगा तो ही पैसा प्लस होगा या माइनस होगा, डायरेक्ट एंट्री कहीं से भी नहीं होगी, ठीक है। एनी डिस्क्रिपेंसी नोटिस, आपको कोई से भी प्लस माइनस गलत नोटिस हुआ तो वही पीएमटी 04, ठीक है। तो अब अपन है ना शुरू से चल सकते हैं। 1 वाला था लाइब्रेरी रजिस्टर का, 2 वाला है इसका, 3 वाला क्या है, रिफंड का। रिफंड भी किसका, बाय एन ऑर्डर, रिजेक्शन का, ठीक है। 1 लाइब्रेरी रजिस्टर, 2 क्रेडिट लेजर, 3 रिफंड रिजेक्शन, 4 डिस्क्रिपेंसी, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, 6 चालान। मेंटेन इन फॉर्म जीएसटी पीएमटी 05, generate challan valid for 15 days on form GST PMT 06, provide further OIDAR service payment through board payment system, electronic accounting system in excise, exercise लिखा हुआ है ढक्कन में, excise and service tax not applicable right now from the date to be notified। मतलब हाल फिलहाल तो ये पूरा पॉइंट ही बेकार हो गया। ये पॉइंट ये कह रहा है कि ओइडार वाले, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वाले जो कहीं और हवा में बैठे हैं, वो पेमेंट कैसे करेंगे। एक्साइज और सर्विस टैक्स का एक अलग सा ही बोर्ड पेमेंट सिस्टम है, मैं भी नहीं जानता उसके बारे में, उसके थ्रू पेमेंट करेंगे। क्योंकि यार अभी इतनी सिंपल सी चीज़ समझो, एक स्विफ्ट कोड सुना है आप लोगों ने, स्विफ्ट कोड क्या होता है, स्विफ्ट कोड नाम सुना है कभी, स्विफ्ट कोड, चेकबुक देखना उसमें स्विफ्ट कोड लिखा हुआ होगा आपके बैंक ब्रांच वगैरह का। आईएफएससी कोड तो सुना है आप लोगों ने, तो भैया आप हिंदुस्तानी, मैं हिंदुस्तानी, अपन सबका खाता हिंदुस्तान में, पैसों से पैसा, रुपीस से रुपीस ट्रांसफर करना है तो आईएफएससी कोड से हो जाता है। पर आप हिंदुस्तानी और मैं फॉरेनर, आपको देना है रुपीस में, मुझे लेना है डॉलर्स में, तो आईएफएससी कोड से नहीं चलेगा। फिर क्या चाहिए, स्विफ्ट कोड चाहिए। तो ये ओइडार यानी कहाँ बैठा, विदेश में, और वो यहाँ इंडिया में पैसे देना चाहता है, तो फिर वो मैंडेट फॉर्म, नेफ्ट, आरटीजीएस वो वाला सिस्टम नहीं चलेगा। तो इन्होंने कह रखा है सिस्टम हम कौन सा चलाएंगे, वो ये बोर्ड पेमेंट सिस्टम जो एक्साइज और सर्विस टैक्स वाले यूज़ करते हैं वही चलाएंगे। पर अभी तक वो एप्लीकेबल नहीं किया, जब कहेंगे तब से एप्लीकेबल है। तो सर अभी वो पैसे कैसे करते होंगे, अभी वो वही किसी न किसी को ऑथोराइज करते होंगे इंडिया में, उधर से अपने बैंकिंग सिस्टम के थ्रू, स्विफ्ट कोड के थ्रू इसके बैंक में पैसा ट्रांसफर करते होंगे, और ये वही नेट आरटीजीएस के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू पैसा ट्रांसफर कर देता होगा गवर्नमेंट को। क्लियर है। डिपॉजिट कैन बी मेड थ्रू नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड अलाउड नहीं है, डेबिट कार्ड, नेफ्ट आरटीजीएस चालान, अपने बैंक में जाना। नेफ्ट आरटीजीएस कराओगे तो कहाँ जाना है तुम्हें, तुम्हारे बैंक में जहाँ तुम्हारा खाता है। ओवर द काउंटर कैश कहाँ जाना, जहाँ गवर्नमेंट का अकाउंट है वहाँ जाना, ठीक है ना। प्रोवाइडेड डेट रिस्ट्रिक्शन ऑफ 10,000, कैश 10,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता है ना, लेकिन हो सकता है इन केसेस में। कब, जब जमा कराने वाली खुद गवर्नमेंट ही है ना, या फिर प्रॉपर ऑफिसर ने किसको धर पकड़ लिया, छापेमारी में उसके पास खूब सारा पैसा निकल गया, अब उसको पैसा जमा कराना है खाते में, तो वो तो कैश जमा कराएगा ना, ठीक है ना। प्रोवाइडेड डेट, कब कब कैश जमा करा सकते हो 10 से भी ज़्यादा, या तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो या पर्सन नोटिफाइड बाय द कमिश्नर हो, ठीक है, या प्रॉपर ऑफिसर ने आपके आउटस्टैंडिंग ड्यूज क्लियर करने के लिए आपकी प्रॉपर्टी बेच डाली हो, तो वो पैसे कहाँ जमा कराएगा, कैश में जमा करा देगा। या प्रॉपर ऑफिसर ने छापा मार के बहुत सारा पैसा कलेक्ट कर लिया, इन्फोर्समेंट एक्टिविटीज़ में छापेमारी में पैसा कलेक्ट कर लिया, तो वो भी जमा करा देगा कैश में। क्लियर। एनी चार्जेस ऑफ पेमेंट, सर पेमेंट के चार्जेस लगेंगे, सर पागल हो गया, कैश डिपॉजिट कराने में पैसा लगता है,
ये नेफ्ट आरटीजीएस में भी 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 17 रुपये लगते हैं। कौन बियर करेगा? कौन बियर करेगा? जो पैसा जमा करेगा, गवर्नमेंट थोड़ी बियर करेगी, ठीक है। ओके, पेमेंट प्रोसीडिंग्स बाय नॉन रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब अब जो रजिस्टर्ड ही नहीं है उसको पैसा जमा कराना हो, कौन है ऐसा? रजिस्ट्रेशन से पहले किसको पैसा जमा कराना होता है? वेरी गुड, जिसमें भी पढ़ा है बहुत बढ़िया पढ़ा है, एनआरटीपी और सीटीपी, ठीक है। तो वो कैसे करेगा? टेम्परेरी रेफरेंस नंबर के थ्रू, टीआरएन के थ्रू, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन कार्ड देके टीआरएन नंबर जनरेट करेगा और उसके थ्रू पैसे जमा कराएगा। पेमेंट थ्रू नेफ्ट आरटीजीएस, मैंडेट फॉर्म शैल बी जनरेटेड अलोंग विद चालान टू बी सबमिटेड टू द बैंक। समझा दी पूरी कहानी अपन ने। ऑन सक्सेसफुल पेमेंट, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर सिन जनरेटेड बाय रिसीविंग बैंक शैल बी इंडिकेटेड इन द चालान, चालान में वो भी इंडिकेट हो जाएगा, ठीक है। नाउ ऑन रिसिप्ट ऑफ सिन एंड चालान कैन बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। जैसे ही सीआईएन आया ना बैंक, गवर्नमेंट के पास, पोर्टल के पास, तो आपका खाता आपके कैश लेजर में पैसा जमा हो जाएगा, ठीक। ये सारी बात समझ चुके हैं। इफ सिन नॉट जनरेटेड, पिक्चर बन गई तुम्हारी, खाते में से पैसा डिडक्ट हो गया लेकिन सीआईएन जनरेट नहीं हुआ, तो जीएसटी पीएमटी 07 में क्या कर दो आप? अप्लाई कर दो। 7 तक आ गया अपन। 1 था इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी रजिस्टर का, 2 था इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, 3rd था रिफंड रिजेक्टेड, 4 था डिस्क्रिपेंसी। सब में कैश लेजर हो, क्रेडिट लेजर हो कि लाइब्रेरी रजिस्टर, डिस्क्रिपेंसी का क्या है? 4। ABCD में D कौन सा आता है? 4। D फॉर डिस्क्रिपेंसी, PMT 04। 5 कौन सा था? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। चालान का क्या है? 6। सर सीआईएन जनरेट नहीं हुआ? 7, ठीक है। ओके। TDS TCS शैल बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है मतलब बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? सोच के बोलना। सबके लिए बढ़ रहा है, बढ़ रहा है मतलब सबके लिए बढ़ रहा है। तुम्हारे लिए तुम्हारा एसेट बढ़ रहा है, मेरे लिए मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है, तो क्रेडिट मतलब बढ़ रहा है। कौन सा? किसी ने तुम्हारा टीडीएस डिडक्ट किया होगा, किसी ने तुम्हारा टैक्स कलेक्ट किया होगा, आप एक रिटर्न फाइल करोगे तो वो अब आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आके जमा हो जाएगा ना, तो शैल बी क्रेडिटेड इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इफ रिफंड क्लेम, इफ रिफंड इज रिजेक्टेड, एनी डिस्क्रिपेंसी, तीनों के लिए सेम एज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ठीक है। कि आपने रिफंड क्लेम किया, पैसा पहले डिडक्ट हो जाएगा, जांच पड़ताल शुरू हो जाएगी, ठीक है। जांच पड़ताल में आप इनोसेंट साबित हुए, पैसा आपके खाते में, रिजेक्ट हो जाएगा तो वापस से पैसा आपके खाते में क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में वापस से क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिपेंसी नोटिस की गई PMT 04, और अब ये समझा रखा है TDS TCS में, ये डिडक्टर है और ये डिडक्टी है। इन्होंने TDS डिडक्ट किया है तो इनके तो कहाँ जुड़ जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर में डेबिट हो जाएगा, मतलब सरकार का असेट बढ़ गया, और आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्रेडिट हो जाएगा, मतलब सरकार की लायबिलिटी बढ़ गई। एक पर्सन की लायबिलिटी बढ़ गई, एक पर्सन का असेट बढ़ गया, ठीक है। समझ में आ रहा है? ओके। इसके बाद मेरी पढ़ाने की इच्छा नहीं है आज। नहीं, ये भी तो पढ़ लो यार, ये तो तुम्हें याद हो ही गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये थोड़ी याद हुआ है। GST PMT 08 ट्रांसफर विद इन चालान, ये ट्रांसफर विद इन चालान नहीं है, ट्रांसफर विद इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। एक डब्बे से दूसरे डब्बे में पैसा जमा कराते तो चालान थोड़ी लगता है, क्या लगता है? PMT 08 लगता है। 86A और 86B, 86B तो तुम्हें अच्छे से याद है, 1% वाला रूल है। 86A बता दो, कोल्ड कॉफी मेरी तरफ से। नहीं बताए तो तुम रोज एक जना मेरे को कोल्ड कॉफी पिलाएगा। चलो मिलके ही पिला देना, ढक्कन और 2 रुपए आएंगे तुम लोगों को। आपने इसमें हम दोनों का एग्जांपल चलो अच्छी बात है, तुम्हें याद आ गया। किसने पढ़ाया? बहुत अच्छा पढ़ाया है ना, ठीक है। कोल्ड कॉफी
ट्रांसफ़र ऑफ आईटीसी, आईटीसी एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफ़र होगा तो आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन नंबर 18 है और सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 53A है। लल्लू से लल्लू सेक्शन है, कुछ भी नहीं कह रहा। ये कह रहा है कि गवर्नमेंट के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो आईजीएसटी वाले पैसे ट्रांसफ़र करे सीजीएसटी में, आईजीएसटी वाले पैसे ट्रांसफ़र करे एसजीएसटी में, सीजीएसटी वाले ट्रांसफ़र करे आईजीएसटी में। ठीक है, एसजीएसटी वाले भी तो ट्रांसफ़र करेंगे ना सर आईजीएसटी में, वो तो एसजीएसटी का एक्ट अलग अलग होगा, सेक्शन अलग अलग होंगे ना। तो ये सेक्शन से ये कहता है कि आईजीएसटी वालों तुम्हें पैसे ट्रांसफ़र, आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन 18 कहता है कि कॉमन पोर्टल को आईजीएसटी के खाते से सीजीएसटी खाते में पैसा ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, आईजीएसटी के खाते से एसजीएसटी में पैसा ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। काहे को? अरे एसएससी ने इधर से उधर इनपुट एडजस्ट किया होगा ना, तो जैसा उन्होंने इनपुट एडजस्ट किया है वैसा का वैसा आपके खाते से भी पैसा इधर से उधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्लियर? ओके। सेक्शन 50 लास्ट है मेरे हिसाब से, है मेरे हिसाब से लास्ट है, पर ये नोट्स भी अभी थोड़े लास्ट ईयर के हैं, आई डोंट नो, अपडेट करने पड़ेंगे इसमें। इसकी 2 रेट होती है, मैं अभी आपको बेसिक आइडिया देता हूँ, यहाँ से हम नहीं समझ पाएंगे पूरे टॉपिक को। इंटरेस्ट की 2 रेट होती है, एक 18% और एक 24%। जब जीएसटी आया तब उसका बेसिक आइडिया ये था कि अगर आपसे कोई गलती हुई है, इनोसेंट मिस्टेक है जो होती रहती है, आप टैक्स जमा कराने में लेट हो गए हो लेकिन मन में कोई छल कपट नहीं था, ठीक है, तो ब्याज कितना लगेगा? 18%। लेकिन मन में छल कपट था, जानबूझ के ज़्यादा आईटीसी जमा कराई थी, जानबूझ के कम टैक्स पे किया था, या जानबूझ के आईटीसी का क्रेडिट ज़्यादा ले लिया था आपने, तो फिर टैक्स इंटरेस्ट लगेगा 24%। लेकिन फिर इस 24% को डेफर कर दिया गया, उसको बोला अभी भी कितना लगेगा? 18%। मतलब इन शॉर्ट घूम फिर के लास्ट ईयर तक तो कहानी 18% तक ही थी कि जीएसटी पे ब्याज कितना लगेगा? 18% लगेगा। 18% जानबूझ के लगाते भी हैं, क्योंकि अगर ये लोग कम लगाएं तो साले लोग जीएसटी का भी पैसा लोगों को उधार में ब्याज के ऊपर चढ़ाने लग जाए और उसमें भी लोग ट्रेडिंग करने लग जाए कि जीएसटी का पैसा बाद में देंगे, पहले इससे एक्स्ट्रा ब्याज अपन कमा लेते हैं। ठीक है, इसलिए 18%। ठीक है, बाय टाटा, सी।